द कमर्शियल सक्सेस ऑफ इंडस्ट्री और उसके प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं कि कितना अटेंशन ग्रैब कर सकता है वो जो भी प्रोडक्ट है किसका, कस्टमर का। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिस्टिंग्विश डिज़ाइंस बनाते हैं ताकि क्या क्या ग्रैब कर सके, कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, तो डिज़ाइन एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ डिज़ाइन, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि वो रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, फॉलो करता है यही रूल, फर्स्ट टू फाइल फर्स्ट टू गेट द सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसमें ये रूल रहता है कि जो रजिस्टर पहले करवाएगा वो पाएगा उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन्वेंटर जो है ना वो तुरंत रजिस्टर करना चाहिए एप्लीकेशन एज अर्ली ही हैज़ इन्वेंटेड इट। जितना जल्दी हो सके तो जल्दी इन्वेंशन को रजिस्टर करवा लेना चाहिए अपने नाम पे। इंडिया में पेटेंट और डिज़ाइन एक्ट आया था, पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1872 में, जो कि ब्रिटिशर्स पास किए थे। ठीक है, फिर इंडिया मेंबर बना WTO का 1995 में। फिर 2000 में डिज़ाइन एक्ट आया जो कि एनेक्ट किया गया था कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक, अब मीनिंग क्या है डिज़ाइन का, तो मीनिंग यही है कि कोई भी डिज़ाइन जो कि शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, कंपोजिशन ऑफ लाइंस वगैरह जो कि अप्लाई करते हैं किसी आर्टिकल में, वो तो चाहे 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन होता है, या फिर बोथ हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये इसको हम लोग डिज़ाइन बोलते हैं। कोई भी शेप, फिगर, पैटर्न या कंपोजिशन ऑफ लाइन जो किसी भी आर्टिकल पे लगी हो, अप्लाई होती हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, या फिर बोथ हो। फिर किसको किसको इंक्लूड नहीं करेंगे एज डिज़ाइन, तो बोलता है मोड एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसको हम लोग बनाने का तरीका, उस पर हम लोग डिज़ाइन एक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और किसी ट्रेडमार्क पे या फिर आर्टिस्टिक वर्क पे उसको अगर रहेगा तो भी मतलब हम लोग उसको डिज़ाइन एक्ट में वो नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल शेप भी हो सकता है इसका, 2 डायमेंशनल फीचर्स भी हो सकते हैं। 3 डायमेंशन का एग्जांपल क्या है, कोई शेप है किसी सरफेस या आर्टिकल में, और 2 डायमेंशन का कोई पैटर्न्स है, लाइंस है, कलर्स है, तो वो 2D में रहता है या 3D में रहता है। 3D में शेप्स वगैरह हो सकते हैं और 2D में पैटर्न्स, लाइंस या कलर्स हो सकते हैं। डिज़ाइंस आर अप्लाइड टू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। जो डिज़ाइन है ना वो अप्लाई करता है बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अप्लाई कर सकता है। हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हीकल, वॉचेस, ज्वेलरीज, हाउसवेयर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सब पे डिज़ाइन एक्ट अप्लाई हो सकता है। ठीक है, फिर कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो साइंस में, एम्बलम ऑफ द फ्लैग में किसी कंट्री के, स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग में, ट्रेडमार्क में, कोई प्रिंसिपल इन्वेंशन में, वर्कशॉप इम्प्रूव द कंपोनेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेंबली। कोई चीज़ इम्प्रूव करने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस पर हम लोग डिज़ाइन एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया था। ठीक है, इसका इन्फोर्समेंट डेट ये है। फिर डिज़ाइन रूल आया था उसके बाद। दोनों डिज़ाइन एक्ट और डिज़ाइन रूल जो है वो गवर्न करते हैं डिज़ाइन लॉ का इंडिया में। और इसका मेन एम क्या है, प्रमोट और प्रोटेक्ट करना डिज़ाइंस को जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, और प्रमोट करता है इनोवेशन को, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ को इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रमोट करना न्यू डिज़ाइंस को, ओरिजिनल डिज़ाइंस को, और कॉपी करने में जो भी लॉस होता है उसको कंपनसेट करना। कॉम्पिटिटिव जो है ना वो अलग अलग इविल वेज खोजते हैं कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, तो इसके लिए डिज़ाइन एक्ट एक तरह से सेफगार्ड प्रोविजन देता है ताकि इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इज सिक्योर्ड। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि एसेंशियल पर्पस क्या है इसका, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना क्या चीज़ को, डिज़ाइंस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। ये इंटेंड करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइंस को बनाना है और उसको कॉपी होने से रोकना है ताकि ओरिजिनल ओनर को लॉस ना हो।
और कंपिटिटर्स क्या करते, इविल वेज खोजते ताकि कंपटीशन कम कर सके, और इसमें जो ओरिजिनल ओनर होता है उसकी सेफ गार्ड होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स। तो एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में। स्कोप बताता है, ये डिज़ाइन को कवर करता है जो कि न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और नॉट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन पब्लिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताता है, टर्म ऑफ प्रोटेक्शन बताता है 10 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एक लीगल रेमेडी रहती है, प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पायरेसी एंड अथोराइज यूज ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन, ठीक है। लीगल रेमेडी मिलती है हम लोग को पायरेसी और अनऑथराइज यूज के लिए, इन्फ्रिंजमेंट के लिए। पेनल्टी भी हो सकती है, फाइन भी है, कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव रहता है, डिज़ाइन जो है वो कौन से डिज़ाइन रजिस्टर नहीं हो सकता, कॉन्ट्ररी टू द लॉ है या फिर डिस्क्लोज्ड है पब्लिक में, उसको हम लोग डिज़ाइन वो नहीं कर सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंप्लायंस होता है इसमें, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसको वो इंश्योर करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, उससे अलाइन करने के लिए है। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र हो सकता है। राइट्स ओवर डिज़ाइन तो है, ये ट्रांसफ़र कर सकता है, साइन कर सकता है, लाइसेंस कर सकते हैं, एनकरेज करता है इनोवेशन। ये हो गए इसके साइलेंट फीचर्स। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करता है ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी, एक्सक्लूड करता है किसी और को मतलब एक्सक्लूसिव राइट देता है किसको, क्रिएटर को अपने डिज़ाइन, रजिस्टर्ड डिज़ाइन के लिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पायरेसी एंड इन्फ्रिंजमेंट, अलाइन करता है किससे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट से, एनकरेज करता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ, ऑल लीगल रेमेडी प्रोवाइड करता है, पेनल्टी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज यूज़ के लिए। फिर है हमारा एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइन, कौन कौन से डिज़ाइन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिटेड डिज़ाइंस के बारे में। तो डिज़ाइंस जो कौन कौन से डिज़ाइन होने चाहिए, मतलब एसेंशियल्स बताता है कैसे कैसे डिज़ाइंस हो सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन बेसिकली बताता है कि ये सब होंगे, उसके अलावा चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ठीक है। फिर सेक्शन 4 बताता है कि बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ाइन एज पर द इट इज एसेंशियल दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। प्रीरिक्विजिट समझ लो, प्रीरिक्विजिट से तो डिज़ाइन जो है वो नोबल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी बीन पब्लिश होना चाहिए, और शुड बी एन ऑलरेडी पब्लिश डिज़ाइन, शुड नॉट बी नॉट होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश डिज़ाइन, और अपोजिट नहीं होना चाहिए मोरालिटी से, या कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, स्कैंडलस नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। अब प्रोसीजर करेंगे हम लोग फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। पहला है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सेक्शन 5 में दिया है इसके बारे में। एप्लीकेशन जो है वो पेटेंट ऑफिसर को हम लोग देंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देंगे, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस देंगे, ठीक है, फीस के साथ देंगे। फिर एप्लीकेशन शुड स्पेसिफाई द फॉलोइंग, क्या क्या स्पेसिफाई करेगा, क्लास ऑफ डिज़ाइन, अलग अलग क्लासेस होते हैं डिज़ाइन की, उसमें कौन से वाले इसमें फॉल कर रहा है, और क्या चीज़ है जिसको हम लोग मतलब आर्टिकल टू विच डिज़ाइन इज टू बी अप्लाइड। आर्टिकल मतलब वो चीज़ क्या है जिसमें डिज़ाइन का प्रोटेक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। फिर सेपरेट एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा हर क्लास के लिए अलग अलग, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसका एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन कौन करेगा, तो कंट्रोलर करेगा, ठीक है, चेक करेगा, और उसके बाद एलिजिबल है कि नहीं रजिस्टर करने के लिए वो चीज़ को चेक करेगा। फिर ये अगर उसको लगता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करके फर्दर प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। ऑब्जेक्शन अगर आएगा तो उसको डिफेक्ट वगैरह रहेगा उसको रिमूव करेगा, और उसके बाद फिर डिफेक्ट जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट को बोला जाएगा कि इसको रिमूव करे जो भी डिफेक्ट्स हैं ऑब्जेक्शंस को, और उसके बाद दोबारा सबमिट करो एप्लीकेशन को अप्रोप्रिएट पेटेंट अथॉरिटी को, ठीक है। उसके बाद अगर सबमिट कर देंगे तो 6 महीने के अंदर ऑफिशियल डेट के एप्लीकेशन के 6 महीने के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिफेक्टिव रहेगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन अगर ये हो गया। फिर उसके पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, रजिस्टर करने के बाद सेक्शन 7 में कंट्रोलर जो है वो पब्लिश कर देगा पर्टिकुलर डिज़ाइन को, जो कि मैनर दिया गया है डिज़ाइन रूल 2001 में। फिर इसके बाद है कि अगर फिर अगर होगा
फिर ऐसा हो गया, रजिस्टर कर लिए, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो ओनर होगा उसकी कॉपीराइट होगा इस डिज़ाइन में फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के साथ उसको 10 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके मतलब डिज़ाइन का, और फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और एप्लीकेशन एक्सटेंड होती है, एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड लगाना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। 10 साल एक्सपायर होने से पहले, 10 साल के एक्सपायर होने से पहले एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा एक्सटेंड करने के लिए ये राइट को, ठीक है। और उसको राइट को एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द ओरिजिनल। अच्छा ठीक है। फिर कैंसिलेशन के बारे में बोलता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन। तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है प्रेजेंट करेगा पिटीशन कंट्रोलर को, ठीक है। उसके बाद फिर वो कैंसिल करा देगा और रिक्विजिट फीस भी लेगा जो कि कंट्रोलर को देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या फीस है, तो बोलता है कि नेचुरल पर्सन के लिए 1500 रुपये है, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए 30,000 रुपये है, 3,000 रुपये है, और अदर एप्लीकेशंस के 6,000 रुपये। ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है कि जो डिज़ाइन है ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड है, फिर उसके बाद नॉट बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है वो इंडिया में पहले रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, ठीक है, या फिर पब्लिश था इन इंडिया या फिर किसी और कंट्री में, नॉट बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखो पहला तो है इंडिया में कहीं पर रजिस्टर्ड था या फिर कहीं पे पब्लिश्ड था, क्या बोलते हैं, इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में इन दैट डेट कोई न्यू डिज़ाइन नहीं था, ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं था, रजिस्ट्रेशन इसका डिज़ाइन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और ये जो डिज़ाइन है वो फॉल नहीं करता जो डिफिनेशन दी गई डिज़ाइन की उसमें, ठीक है। फिर ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर जनरल सेक्शन, अच्छा हाँ ठीक है, ये अपील लाई करती है हाई कोर्ट में, ये बोल रहे हैं। फिर लैंडमार्क जजमेंट है वर्लपूल इंडिया वर्सेस वीडियोकॉन इंडस्ट्री। तो डिफेंडेंट जो वीडियोकॉन था उसको रजिस्टर कराया सेम डिज़ाइन फीचर्स एंड शेप एज द प्लेंटिव, ठीक है। तो वीडियोकॉन कंपनी वर्लपूल के डिज़ाइन को कॉपी की, ठीक है, और उसको कॉपी करके तो फिर उसके लिए ये हेल्ड किया गया था कि डिज़ाइन जो वीडियोकॉन की है ना वो रेप्लिका है वर्लपूल कंपनी की, तो उसके लिए हेल्ड लाइबल की थी। उसके बाद फिर ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ था एक तरह से उसके राइट का। फिर कौन से डिज़ाइन को हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन से डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दिया है कि वॉट डिज़ाइन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो बोलता है कि ओरिजिनल और न्यू होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल कौन से डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं किया जा सकता, तो ओरिजिनल या न्यू नहीं होगा तो नहीं रजिस्टर किया जा सकता है। सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल है तो नहीं कर सकते, ऑब्ससीन या ऑफेंसिव होगा, कॉन्ट्ररी टू द लॉ होगा। फंक्शनल एंड टेक्निकल फीचर, डिज़ाइन फोकसेस ऑन फंक्शनल एंड टेक्निकल फीचर ऑफ एन आर्टिकल रादर देन एस्थेटिक एंड वर्चुअल अपीयरेंस, ठीक है। कोई मैकेनिकल टूल या टूल्स डिज़ाइन जो है वो फंक्शनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये छोड़ सकते हैं। फिर मोड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और मशीन लाइक ब्रिज और मशीन पार्ट। फिर डिज़ाइन जो कि इंक्लूड करता है फ्लैग्स एम्बलम्स को जो ट्रेडमार्क एक्ट में हो चुका है ऑलरेडी, या तो फिर कॉपीराइट एक्ट में आर्टिस्टिक वर्क है वो, और या तो फिर प्रॉपर्टी मार्क जो कि आईपीसी में डिफाइंड ही है। तो ये सब चीज़ें रजिस्टर नहीं की जा सकती है।